नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, ये जो कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी हमें उपेंद्र जी ने भेजा है। ये कहानी उनकी 1998 की है। उपेंद्र जी बंगाल कोलकाता में रहते थे अपने परिवार के साथ में, और पीछे से वो राजस्थान के रहने वाले थे। तो क्या हुआ था उनके साथ में, क्या घटी थी घटना, चलते हैं इनकी इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं उपेंद्र जी की ये कहानी। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी इस तरह का कोई घटना है जो आप मुझे भेजना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम उपेंद्र है। मैं पीछे राजस्थान से रहने वाले हैं, लेकिन हमारे जो पुरखे थे वो वेस्ट बंगाल में आप बसे थे। पिताजी जो हमारे थे अब रिटायर हो चुके थे और उन्होंने एक छोटी सी परचून की दुकान खोल रखी थी। अपना घर था तो रहने का खाने का कोई तकलीफ नहीं थी। हम दो भाई और एक बहन हमारी थी बड़ी। बहन का शादी तो हो चुकी थी। अब इसके बाद हमारा जो भाई थे उनका नंबर था। लड़की का रिश्ता तो बहुत आए, लेकिन भाई साहब तो पता नहीं क्या ढूंढ रहे थे। जब भी उनको फोटो दिखाया जाता तो कुछ न कुछ कमी निकाल करके टाल देते, काट देते कि नहीं, मुझे पसंद नहीं है। आखिरकार एक रिश्ता आया। जब वो तस्वीर को देखे लड़की को तो पहली नज़र में वो रिश्ता उन्होंने हाँ बोल दिया। खैर, ये तो अच्छी बात थी। अब भैया की शादी हो चुकी, भाभी घर पर आ गई थी। मैं आपको पहले स्पष्ट कर दूं कि हमारा जो परिवार था मध्यम वर्गीय परिवार था। हम इतना कोई धनी लोग नहीं थे। पिताजी जब तक सरकारी जॉब में थे तब तक सही से चल रहा था। रिटायरमेंट के बाद में कुछ पैसा बहन का शादी में उन्होंने खर्च किया था और थोड़े में वो दुकान करके बैठे हुए थे, और उस दुकान की जो आमदनी होती थी उससे हमारा घर बार चलता था। अब भैया जो थे प्राइवेट जॉब करते थे। शादी से पहले जितना कमाते थे सब लिया करके मेरी माँ के हाथ में रख दिया करते थे। तो घर हमारा सही ढंग से चल रहा था। लेकिन जब शादी हुई, भाभी आई, अब कुछ ही दिन के बाद में घर का माहौल बदलने लगा था। बदलने इसलिए लगा था कि जो हमारी भाभी थी पूजा पाठ क्या करती थी। खैर, पूजा पाठ तो अच्छी बात है, हर कोई करता है। मेरी माँ भी करती है, मेरे पिताजी भी करते हैं। लेकिन सुबह शाम किया जाता है पूजा पाठ। लेकिन मेरी जो भाभी थी वो आधी रात के वक्त में ना जाने कौन सी पूजा किया करती थी। अब घर का जो माहौल था कुछ बदलने लगा था। मेरी माँ बोलती भाभी से कि अरे बहू, ये तुम लोग रात में कौन सी पूजा करते हो कमरा बंद करके। तो भाभी जो थी कुछ दिन तो टालती रही कि हम अपने भगवान का पूजा करते हैं। लेकिन जब माँ बार बार वही सवाल पूछती तो भाभी गुस्सा हो जाती। नई नवेली बहुरिया अब कुछ ही दिन आए हुए अपना रंग ढंग दिखाने लगी।
अब कंप्लेंट भैया को दिया गया। माँ ने भैया को बताया कि देख तेरी वाइफ है और हमारे साथ में ऐसे ऐसे बोल रही है। भैया भी उसी के पक्ष में हो गए। वो कहने लगे कि पूजा ही तो कर रही है ना, तो तुम्हें टोका टोकी करने से क्या मतलब है। तो माँ ने पूछी कि ऐसा कौन सा पूजा है जो आधी रात के वक्त में होता है। भगवान को पूजा तो सुबह शाम किया जाता है, ये कौन सा घर में पूजा चल रहा है। इस बात पर भैया तो कुछ जवाब नहीं दिए। हाँ, घर में अनबन होने लगे। अब भैया भी माँ से बोलना छोड़ दिए। भाभी तो पहले ही छोड़ चुकी थी और घर में एक तरह से कहा जाए तो कलेश प्रवेश कर चुका था। पिताजी भी सुबह अपने काम पर दुकान पर निकल जाते और ज़्यादातर वो दुकान में ही समय बिताते थे। पहले दोपहर के टाइम में घर पर आते थे खाना खाने के लिए, 2 घंटा आराम करते थे दोपहर में, लेकिन घर की कलेश से वो घर पर आना ही छोड़ दिए थे। सुबह जो निकलते देर रात को आते। आज देर रात को आते तो घर में अजीब तरह का माहौल उनको दिखाई पड़ता, महसूस करते। आखिर ये सब घर में चल क्या रहा है। हमारी जो भाभी थी ये किसकी पूजा किया करती है, अब भैया इसका सपोर्ट क्यों करते हैं। वो तो इस घर के बड़े लड़के हैं, अब एक तरह से तो घर के मालिक वही थे, लेकिन अब तो जो सैलरी भी लाते तो मम्मी के हाथ में नहीं देते। और इस तरह से घर का माहौल चलने लगा था। मैं उस टाइम पढ़ाई करता था, लेकिन घर का कलेश ने हमारा भी मति को भ्रष्ट कर रखा था। जब भी स्कूल से आता घर में रौनक होती ही नहीं थी। माँ मुंह फुलाए अपने कमरे में बैठी होती थी, भाभी अपने कमरे में, भैया काम पर गए होते थे, तो बोलचाल तो किसी से होती ही नहीं थी। मैं माँ से पूछता था कि माँ ये सब क्या चल रहा है। माँ कहती कि बेटा देख, देवता देवी का पूजा तो सुबह शाम होती है, लेकिन तेरी भाभी आधी रात को कौन सा पूजा करती है। मुझे तो डाउट है कि वो किसी प्रेत प्रेतनी का बस में करना चाहती है और इसीलिए वो पूजा कर रही है। मैं उसकी बात को इग्नोर कर देता था कि माँ कैसी बात करती हो, भला ऐसा भी होता है कोई प्रेत प्रेतनी किसी के बस में आते हैं क्या। आखिर ये सब चीज़ तो होता ही नहीं है, हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है। लेकिन माँ कहती कि नहीं बेटा, तूने अभी दुनिया देखी कहाँ है, सब कुछ होता है इस संसार में, सब कुछ चल रहा है। अब मुझे तो बिल्कुल डाउट है कि तेरी भाभी वही साधना कोई कर रही है, भला ऐसा कोई आधी रात को कोई पूजा होता है। मैं माँ को बात को बिल्कुल इग्नोर कर देता था। अब मैं चाहता था कि घर में शांति बनी रहे, भैया भाभी सबसे मिलकर रहें, लेकिन ऐसा हो भी नहीं पाता था। संडे की दिन को भैया की छुट्टी होती थी, तो मैं भैया को लेकर के बाहर गया। अब भैया से पूछना चाहा कि भैया सब क्या चल रहा है। भैया कहे कि देख छोटे, तुझे नहीं मालूम ये सब चीज़ों का, तेरी भाभी है ना, इस घर की बरकत के लिए कोई पूजा कर रही है, ताकि हम लोग धनवान हो जाएं, अमीर हो जाएं और हम लोग का कोई तकलीफ नहीं आए। लेकिन माँ नहीं चाहती है कि ऐसा हो, तो बता इसमें बुराई क्या है। मैं माँ की कहा हुआ बात कहने लगा कि माँ तो कहती है कि भाभी किसी प्रेत प्रेतनी का पूजा करती है। अब भैया इस पर नाराज हो गए। वो कहने लगे कि देख ऐसी बात नहीं है, वो तो मैं भी नहीं जानता हूँ किसकी पूजा करती है, लेकिन इतना तो जरूर है कि प्रेत प्रेतनी का वो पूजा नहीं करती है। माँ के मन में गलतफहमी है। खैर जो पूछना था मैं पूछ चुका था, समझाना था समझा दिया था कि भैया ये सब काम बंद करवाओ, पूजा पाठ करना है, सुबह शाम घर के मंदिर है उसमें आके भाभी पूजा करें। ये सब बातें ठीक नहीं हैं, अड़ोस पड़ोस में लोग क्या कहेंगे। मैं तो छोटी उम्र का था,
और जितना हो सकता था भैया को मैं बोल दिया। अब भैया कहने लगे कि तू छोटे अभी समझ नहीं पाएगा, तू जा, मुझे भगा दिए। कुछ दिन तो ऐसे ही चलता रहा। अब घर का माहौल और बिगड़ने लगा। भाभी माँ से लड़ने लगी और फूटी आंख माँ अब भाभी को सुहा नहीं रही थी। घर का कलेश ने माहौल बिल्कुल बिगाड़ चुका था। अब भाभी चाहती थी कि हम लोग उस घर में ना रहें, हम लोग कहीं चले जाएं या भाभी चले जाएं भैया के साथ में। लेकिन माँ कहती थी कि तू क्यों इस घर से जाएगा, जाना है तो हम लोग चले जाएंगे। और पिताजी भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हो गए थे और वो कहने लगे कि नहीं, हमारा बनाया हुआ घर है, इसमें अधिकार हमारा है, हम क्यों जाएंगे। अब ये लड़ाई बढ़ती हुई जा रही थी। कई बार मैं बीच बचाव करने की कोशिश किया, लेकिन बात बनी नहीं। अब ऐसा टाइम आ चुका था कि भैया को या फिर माँ को उस घर से निकलना ही पड़े। आखिरकार एक रात भैया उस मकान को, हमारे मकान को छोड़ करके चले गए, भाभी को साथ में लेकर के। थोड़ी दूरी पर उन्होंने एक किराए का मकान ले रखा था। खैर मेरा तो झगड़ा किसी से नहीं था, मैं उस किराए के मकान में भी पहुंच जाया करता था भैया भाभी का खोज खबर करने के लिए। और वो लोग मेरे से नाराज भी नहीं थे, उनका झगड़ा तो सिर्फ माँ से था। मैं देखा कि 2 कमरे का घर था और एक कमरे में उन्होंने पूजा घर पूरा बाकायदा बना रखा था। और वहाँ पर कुछ तस्वीरें जो लगी थी वो मुझे किस भगवान की है मुझे समझ में नहीं आ रही थी। खैर मैं इतना जानना भी नहीं चाहता था। अब हम लोग उस घर में, अपने घर में शांति से रहने लगे थे। हाँ, बीच बीच में मैं भैया के घर ज़रूर जाता था। माँ ही कहती थी कि जा देख के आ, वो लोग शांति से रह रहे हैं ना, माँ का दिल ही ऐसा होता है। अब मैं खोज खबर ले आ करके माँ को देता था कि हाँ माँ, तो वैसे ही चल रहा है, लेकिन घर में शांति है। कुछ महीना और बीत चुके थे और अचानक भैया की जो जॉब करते थे वो छूट चुका था। अब वो घर में ही रह रहे थे। मैं एक दिन गया तो भैया से मेरी मुलाकात हुई, तो भैया ने सारी बात बताया कि वो मेरी जॉब छूट चुकी है और दूसरे जॉब के चक्कर में पड़ा हूँ। हाँ, तभी भाभी बोली कि नहीं नहीं, अब जॉब नहीं करना है, जॉब की ज़रूरत नहीं है, हम लोग अपना बिजनेस करेंगे। तो मैंने बोला कि बिजनेस के लिए तो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो भाभी कहने लगी उसका इंतज़ाम हम कर लेंगे खुद ही, टेंशन नहीं लेने का है। और इसके बाद में मैं कुछ दिन उस घर में नहीं गया था, क्योंकि कुछ परीक्षा चल रहा था, मैं अपनी पढ़ाई में बिजी हो चुका था। एक रात को मैं, माँ ने भेजा कि जा थोड़ा देख के आ कि घर में अब क्या चल रहा है। मैं जब गया तो भैया की खांसने की आवाज़ आ रही थी और 8 दिन में नहीं गया था, 8 दिन से भैया को देखा नहीं था। और जब मैं अंदर गया तो देखा यार तो भैया का तबीयत एकदम बिगड़ा हुआ है, हष्ट-पुष्ट शरीर, अब लग रहा है कि बीमार पड़ गए हैं। मैं भैया से पूछने लगा कि भैया क्या हो गया आपको, आप तो हष्ट-पुष्ट थे और अचानक ऐसे आपका शरीर दुर्बल कैसे हो गया। भैया कहने लगे कि छोटे, तबीयत खराब हो गई है, यानी कि डॉक्टर को दिखाया तो कहने लगे नहीं, तेरी भाभी देख रही है, वो कह रही है कुछ ऊपरी साया है, सब ठीक हो जाएगा। मैं अब भैया से नाराज़ हो गया कि भैया अब भी इन बातों में आ जाते हो, कल ही चलना, सुबह में मैं आऊँगा, आपके डॉक्टर के पास लेके चलूँगा। भैया तो हाँ बोल दिए, लेकिन भाभी जो थी वो मेरे पर गुस्सा हो गई। कहीं नहीं नहीं, इस काम के लिए मत आना मेरे घर पर, मैं अपने आप अपने पति को ठीक कर लूँगी। एक्चुअल में
ये जो भैया के साथ में घटना हुआ था, मैं बताता हूँ कि भाभी जिस पूजा को करती थी वो किसी प्रेत का साधना करती थी जल्द से जल्द अमीर बनने का। और वो जो प्रेत था वो अब इस घर में आ चुका था। अब प्रेत का साया अब मेरे भैया पर पड़ चुका था। खैर मैं अगले दिन गया मैं भैया घर में और बोला कि चलिए आपको डॉक्टर के पास ले चलो। भाभी मना करती रही, लेकिन भैया का हालत देख करके मैं लड़ पड़ा उनसे कि देखो भाभी, आप अपनी पूजा अपनी जगह पकड़ो, ठीक है, लेकिन भैया को मैं डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। अब मैं ज़बरदस्ती भैया का हाथ पकड़ करके और निकल गया था घर से। भाभी बहुत नाराज़ थी और फिर वो पूजा करने बैठ गई थी। मैं समझ में नहीं आ रहा था कि भाभी को ये सब क्या चल रहा है, क्या कर रही है। अब क्या डॉक्टर के पास जब भैया का लेके गए, डॉक्टर इलाज किया, सब टेस्ट वगैरह किया, लेकिन उसमें बीमारी का कुछ पता नहीं चल रहा था। दवा दिया, बोला कि आप दवा को खिलाइए और 2 दिन के बाद में फिर दिखाना। 2 दिन तक दवाई खाए, लेकिन सेहत पर कोई असर नहीं हुआ। भैया का शरीर अब गलता हुआ जा रहा था। फिर डॉक्टर के पास ले गए, फिर उन्होंने दवाई बदल के दिया, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब भाभी जो थी वो अभी भी मुझ पर नाराज़ थी कि तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर नहीं जाना चाहिए, इसीलिए ठीक नहीं हो पा रहे हैं, नहीं तो अब तक मैं इनको ठीक कर लेती। मेरे को गुस्सा आ गया, यानी कि भाभी आप जादूगरनी हो, काला जादू जानती हो, आप ही कहीं सब किया उधर मुझे लग रहा है। भाभी कहने लगी, हाँ मैं काला जादू करती हूँ। अब मैं काला जादू से अमीर बनना चाहती हूँ, मैं गरीबी में घुट घुट कर जीना नहीं चाहती हूँ। उनकी ये बात सुनकर के मैं शौक रह गया था कि आखिर जो माँ कहती थी बात बिल्कुल सही है। अब मैं उस घर से जल्दी से भागा और मम्मी को जा कर के सारी बात बताया कि माँ, जो तूने बात कही थी ना बिल्कुल सत्य है। भैया का इसीलिए तबीयत खराब हुआ पड़ा है। ये जो भाभी है ना, किसी प्रेत का पूजा करती है, काला जादू का वो काम करती है, काला जादू से अमीर बनना चाहती है जल्द से जल्द। और वो जो प्रेत अब भैया के शरीर पर आ चुका है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। देख भैया का आंख अंदर धसी हुई जा रही है, शरीर कमज़ोर पड़ चुका है, धीरे धीरे उनका शरीर अंदर से गलता जा रहा है। डॉक्टर के पास में जाकर इलाज करवाया था और दवाई कोई काम नहीं आ रही है, दवा बदल बदल के डॉक्टर दे रहा है या फिर भी दवाई सेट नहीं हो पा रही है। तो ये सब क्या है माँ, तो कुछ करना, भैया को बचा ले। मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी माँ मेरी बात सुनकर के कांप गई थी और रोने लगी थी। वो कहने लगी, छोटे, मैं तो उसी दिन से कह रही थी कि ये जो मेरी बहू आई है ना, ये कोई तंत्र मंत्र करने वाली बहू है, शायद इसके मैके में ऐसा ही होता होगा। ये सब सीख करके आई है और यहाँ पर वो अपना जो जोक टोटरम है कर रही है। अब ये बात को मैंने पिताजी को जा कर के बताया दुकान पर। पिताजी भी सोच में पड़ गए थे और फिर वो सोचते हुए कहने लगे कि छोटे, देख इस बात को बाहर में मत फैलाना, अपने तक ही सीमित रखना। मैं देखता हूँ कि क्या हो सकता है, मैं क्या कर सकता हूँ। अगले दिन मैं फिर भैया के घर पर गया। जब बंद कर रखा था और मेरे लाख ठकठकाने के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुला। वो गुस्से से बोल रही थी कि नहीं, आपके लिए दरवाज़ा नहीं खुलेगा, आप चले जाओ यहाँ से, हमें अपने हाल पर छोड़ दो। मैंने बोला, भाभी देखो, भैया को हमें बचाना है, आप तो भैया को मारना चाहती हो। भैया को आप निकालिए, हम लेके जाएंगे, इनका सही ढंग से उपचार कराएंगे। लेकिन भाभी बहुत गुस्से में थी, वो दरवाज़ा नहीं खोला। मैं अब पिताजी के पास में आ गया कि देखो,
पिताजी, अगर भैया को बचाना है तो अभी कुछ करना पड़ेगा। आप खामोश मत बैठो। अब ये सोचने का टाइम नहीं है, करने का टाइम है। भैया का हाल मुझे देखा नहीं जाता। पिताजी कहने लगे कि देख, मैं क्या कर सकता हूँ। वो जो चंडालन हमारे घर में आ चुकी है, सब उसी का किया धरा है। तेरी माँ कहती है कि वो काला जादू जानती है, तभी तो ये हाल मेरे बेटे का हुआ है। आज तू छोटे उसके पास मत जाया कर, नहीं तो तुझे भी वो काला जादू से मारने की कोशिश करेगी। मैं पिताजी की बात सुनकर के डर गया था, लेकिन मैं बिना किसी लाग लगाव के बोला कि देखो पिताजी, मेरी जान चले जाए, लेकिन किसी हालत में भैया को आपको बचाना है, इसके लिए कुछ करो। मैं अपने घर पर आ गया था। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। माँ रोती जा रही थी, आंख उसके सूज गए थे। आप मेरे से कहने लगी कि छोटे, हम कल सुबह में चलेंगे कहीं पर। मैंने बोला माँ कहाँ चलेंगे? वो कहने लगी कि गुरुजी के पास में। मैं गुरुजी के पास तो गया था, उनका जो आश्रम था बहुत दूर था। लेकिन माँ, आश्रम तो बहुत दूर है और वहाँ पर हम जो लोग जाकर क्या करेंगे? वो कहने लगी कि आप जो कुछ कर सकते हैं वो हमारे गुरुजी ही कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है माँ, मैं सुबह में तैयार रहूँगा, हम चल पड़ेंगे। पिताजी से भी इस बात हुई इस बारे में। पिताजी भी बोले ठीक है, तुम लोग चले जाओ, जाकर देखो वहाँ पर कुछ गुरुजी उपाय बताते हैं तो करेंगे हम लोग जो कहेंगे। माँ ने भैया का पुराना शर्ट ले लिया था, थैले में रख करके हम उस आश्रम के लिए निकल पड़े थे। सुबह के निकले हम लोग, दोपहर में पहुँचे थे। दोपहर में गए तो गुरुजी आश्रम में ही मिल गए और मम्मी ने पूरा हाल बताया भैया का। गुरुजी बोले कि ठीक है, ये सब कब से चल रहा है? माँ ने पूरा ब्यौरा दिया कि ऐसे ऐसे हो रहा है, शादी करके बहुरिया आई है और तभी से ये सब चल रहा हमारे घर में। और अपना मेरे भैया का जो पुराना शर्ट था वो निकाल करके गुरुजी के आगे कर दिया कि गुरुजी, ये है उसका पुराना कपड़ा, देखिए इसमें, आप तो अंतर्जामी हैं, कुछ देखिए इसमें क्या है। गुरुजी बोले ठीक है, मैं देखता हूँ, तुम लोग यहीं पर बैठे हो। अब फिर वो शर्ट लेकर के अंदर कमरे में चले गए थे और करीब 1 घंटे के बाद में वो आए और आए तो कुछ हाथ में पुड़िया जैसे लेके आए थे और मेरी माँ को वो पुड़िया पकड़ाया, बोले इसमें भभूत है। अब मैं देख लिया हूँ तुम्हारे बेटे के ऊपर में किसी प्रेत का साया है, इसीलिए उसका तबीयत खराब हुआ पड़ा है। ये भभूत जो दिया हो ना, इस बेटे को थोड़ा सा खिला देना, अब बाकी जो भभूत है उसके शरीर पर मालिश करवाना। भगवान ने चाहा तो कुछ दिन में ही आपका बेटा सही हो जाएगा, लेकिन वो जो घर में काम हो रहा है उसको आप रुकवा दो। गुरुजी सब कुछ जान चुके थे। अब हम लोग उस भभूत को लेकर के घर पर वापस आ गए थे। अगले दिन माँ के साथ मैं उस घर में पहुंचा, भाभी के घर पर। दरवाज़ा हमने पीटना शुरू किया तो भाभी ने आवाज़ दिया कि आप क्या करने आए हो? वो हमेशा ही अब कुछ कड़क आवाज़ नहीं बोलती थी। मैंने बोला भैया से मिलना है, आपसे नहीं मिलना है, दरवाज़ा खोलिए आप। कुछ देर के बाद में भाभी ने दरवाज़ा खोल दिया। अब हम घर के अंदर चले गए। भैया पलंग पर लेटे हुए थे, चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ है, जैसे वो किसी पुरानी बीमारी में घिरे हों और चेहरा बिल्कुल सूख गया था। शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था और खांसते जा रहे थे। माँ ने उनकी हालत देख करके रोना शुरू कर दिया। मैंने माँ को बोला देखो माँ, ये रोने का वक्त नहीं है, जो गुरुजी ने जैसा कहा है वैसा करो।
भाभी वहाँ से तो दूसरे कमरे में चली गई थी। माँ ने वो पुड़िया से थोड़ा सा भभूत निकाला और भैया के जबान पर रख दिया और बोले कि इसको तुम निकल लो। फिर उसी वक्त में भैया के कपड़े खोल करके शर्ट वगैरह और भभूत की मालिश करना शुरू कर दिया। भैया को शायद उससे आराम मिल रहा था और वो सो गए थे। हम लोग उस घर में करीब 2 घंटा रुके थे। अब भाभी तब तक, जब तक हम लोग उस कमरे में थे, बिल्कुल नहीं आई थी। अब देखे कि भैया को आराम मिल रहा, भैया सो गए हैं, तो हमें तसल्ली हुआ, नहीं तो वो खांसते रहते थे। अब हम अपने घर की तरफ निकलने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि दरवाजे से हम लोग निकल जाएं। और तभी भाभी दरवाजे के पास में खड़ी दिखाई दी। उनकी आंखें लाल लाल हुई पड़ी थी और चेहरा आंसुओं से भरा पड़ा था। चेहरा भी कुछ अजीब सा नजर आ रहा था। वो अचानक जैसे कोई चुड़ैल हो, इस तरह से हमारे सामने में आकर के खड़ी हो गई थी और कहने लगी कि देखो, गुर्राते हुए, कि तुम लोग हमारे घर पर आया मत करो, नहीं तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। वो गुस्से में थी, लाल लाल आंख किए हुए, चेहरा एकदम डरावना हो चुका था। अब मुझे भी बहुत डर लगने लगा। मैं माँ से बोला कि माँ जल्दी निकलो, ये अपनी रूप में आ चुकी है, चलो माँ निकलते हैं यहाँ से। माँ भी आगे बढ़ी और अचानक ना जाने क्या हुआ, माँ वापस मुड़ी और जो बचा हुआ भभूत था वो सारा का सारा भाभी के ऊपर गिरा दिया। और जैसे ही भभूत भाभी के ऊपर पड़ा, भाभी तो उछल गई थी। भाभी उछल करके नीचे गिरी और जैसे बिजली का करंट लगा हो उनको शरीर पर, वो छटपटाने लगी थी और कुछ अजीब अजीब आवाज़ भी निकालना शुरू कर दिया था। हम ये तो देख करके डर गए थे। अब रास्ते पर घर था, हमें डर लग रहा था कि कोई पड़ोसी ये सब हरकत ना देख लें कि इस घर में क्या चल रहा है। हमने दरवाज़ा बंद कर दिया। कुछ देर तो भाभी ऐसे ही तड़पती रही, अब फिर बिल्कुल शांत हो गई। शांत होने के बाद में मैंने माँ की तरफ देखा। माँ भी डरी हुई थी। उसको समझ में नहीं आया कि वह वोट डालते हुए भाभी को क्या हो गया। और फिर माँ को पता नहीं क्या दया आई, भाभी के पास पहुंच गई। अब बच्चों की तरह उसके सर पर हाथ फेरने लगी और कहने लगी, बहू बहू तो ठीक है ना, बहू तो उठ जा, कैसी है तबीयत तेरी। बार बार ऐसी ही बातें बोल रही थी, लेकिन भाभी बेहोश हो चुकी थी। अब मेरे से माँ बोले कि बेटा जल्दी से पानी लिया, पानी डालना पड़ेगा इसके चेहरे पर, तब जाकर के इनका होश आएगा। मैं भाग करके पानी लाया और भाभी के चेहरे पर छिड़कना शुरू किया। तब जाकर के भाभी का होश आया था। होश में आते ही भाभी एकदम नॉर्मल हो गई थी और सर पर पल्लू नहीं था, उन्होंने जल्दी से पल्लू अपने सर पर किया और माँ को देख करके उनका पैर भी छू लिया। वो लग ही नहीं रहा था कि वो मेरी वो पहले वाली भाभी है जो पूजा पाठ किया करती थी। उनका तो व्यवहार ही बदल गया था और कहने लगे कि माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे माँ माफ़ कर दो, मैं अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर चुकी हूँ। अगर आप ऐसा नहीं करती, भभूत मेरे ऊपर नहीं डालती, तो शायद मैं भी नहीं बचती और मेरा पति भी नहीं बचता। वो अपने आप सब कुछ बोलने लगी थी। अब हमें भी समझ में आ गया था कि इस भभूत ने भाभी के ऊपर भी असर किया है। भैया के ऊपर तो किया ही किया है और भाभी का ऊपर भी किया है। जो इनके ऊपर में जो साया था उसको भी दूर भगा दिया है। तभी तो उसी साया का ये पूजा किया करती थी और उसी साये के कहे अनुसार भाभी चलती थी। उस गुरुजी की भभूत ने बहुत बड़ा चमत्कार किया था।
भाभी बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी और अपनी भूल के लिए माफ़ी मांगने लगी थी कि ये सब मेरे से अनजाने में हुआ है, मैं तो करना ही नहीं चाहती थी ये सब। ना जाने कौन सी शक्ति थी मेरे ऊपर में जो सब ये करवा रही थी। अब माँ को भी महसूस हो गया था कि जो भाभी थी वो ये सब काम अनजाने में किया है। अब फिर काहे के लिए किराए के घर में भैया भाभी को रहना। उसी वक्त मैंने भैया को उठाया, सो रहे थे गहरी नींद में, और भैया को जगाया। भैया भी अब खांस नहीं रहे थे, चेहरे पर थोड़ा ताजगी सी दिख रही थी। मैंने बोला, भैया चलो घर पर चलो, सब कुछ सही हो चुका है। अब भैया भी मेरी तरफ देख रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है। हम अपने घर पर भैया भाभी के साथ वापस लौट गए थे। अब कुछ दिनों के बाद में ये कहानी पूरी पता चली थी। जो भाभी के साथ में हुआ था उनके मैके में ही। भाभी बता रही थी कि एक रात को वो किसी सहेली के घर से वापस आ रही थी। अंधेरी रात थी और सहेली के घर में कोई फंक्शन चल रहा था। भाभी के खुले हुए बाल थे और कुछ वो स्प्रे वगैरह सेंट वगैरह भी कपड़ों पर लगा रखी थी। और जैसे ही गली के मोड़ पर पहुंची और सामने में एक काला साया उनको दिखा था। काला साया देख कर के वो पीछे भागना चाह रही थी डर के मारे, लेकिन जब पीछे भागी तो वो काला साया पीछे भी पहुंच गया था। और फिर वो डर करके बेहोश हो गई थी। अब फिर जब होश में आया तो वहाँ पर काला साया नहीं था। और तब वो दौड़ करके अपने घर पहुँची थी और उसी के बाद से ये सब उनके साथ चलने लगा था। लेकिन जो भी था अब सब कुछ ख़त्म हो चुका था। हम लोग अपने पुराने मकान में अब सब परिवार राजी खुशी से रह रहे थे और ऐसा नहीं लग रहा था कि वो भाभी पहले वाली भाभी है। बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह घर में रहा करती थी। माँ का एक एक आज्ञा का पालन करती थी। घर में जो खुशहाली थी ना वो लौट आई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई घटना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानी मैंने डाल रखा है जो बेहद आपको पसंद आएगी। तो एक बार उन चैनल पर जाकर विजिट कीजिए और उन कहानियों का ज़रूर मजा लीजिए। मेरे इस चैनल को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक इसी तरह की कहानी में। आप लोग अपना बहुत ही ध्यान रखिएगा। नमस्कार।